स्वस्थ रहना इंसान का बुनियादी हक है और सरकार की जिम्मेदारी है कि वो जनता के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराए। लेकिन आज़ादी के 70 साल बाद भी जनता इस बुनियादी सुविधा के लिए तरस रही है। हर साल स्वाइन फ्लू, डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियां महामारी बनकर आती हैं और इलाज के अभाव में सैकड़ों लोग इसका शिकार बन जाते हैं। हमारे अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाएं इतनी बदहाल हैं कि समझ में नहीं आता कि पहले मरीजों का इलाज किया जाए या उन बीमार अस्पतालों का। जानलेवा H1N1 यानी स्वाइन फ्लू का वायरस उत्तर प्रदेश में तेजी से पांव पसार रहा है और अब तक स्वाइन फ्लू की वजह से 16 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य के कई इलाकों में अब तक स्वाइन फ्लू से संक्रमित 191 मामले सामने आए हैं, जिनमें अकेले लखनऊ के ही 81 मरीज शामिल हैं। तो शुक्रवार को स्वाइन फ्लू के 21 और मरीजों के मिलने से हड़कंप मच गया। लखनऊ शहर में स्वाइन फ्लू का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। शुक्रवार को लखनऊ में 20 स्वाइन फ्लू के मरीजों के मिलने से हड़कंप मच गया। वहीं पीजीआई में मरीजों की जांच की गई, जहां स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई है। पीजीआई केजीएमयू में जांच के बाद मरीजों के आने का सिलसिला जारी है। राजधानी के अधिकतर इलाकों में ये वायरस बहुत तेजी से फैला हुआ है और गोमती नगर, आशियाना, त्रिवेणी नगर, राजाजीपुरम, निराला नगर, जानकीपुरम, विकास नगर समेत तमाम इलाकों के लोगों में बीमारी की पुष्टि हो चुकी है। वहीं गाजियाबाद, मेरठ में भी स्वाइन फ्लू के मामले तेजी से सामने आ रहे हैं। तो स्वाइन फ्लू को लेकर यूपी सरकार के निर्देश के बाद इंतजामों का जायजा लेने के लिए हमारे संवाददाता विक्रम मिश्रा प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल यानी केजीएमयू पहुंचे और वहां का जायजा लिया। सरकार के निर्देश के बाद स्वाइन फ्लू को लेकर के बड़ी कार्रवाई अब होने लगी है। एक अलग वार्ड केजीएमयू में बनाया गया है। इस वक्त हम उसी वार्ड में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि तमाम पेशेंट जो हैं वो यहाँ पर एडमिट हैं। क्रिटिकल वार्ड अलग बनाया गया है और यहाँ पर जो थोड़े से स्टेबल मरीज हैं, जो स्टेबल हो जा रहे हैं क्रिटिकल होने के बाद, उनको यहाँ पर शिफ्ट किया जा रहा है। अभी फ़िलहाल काफ़ी ज़्यादा संख्या में मरीज़ यहाँ पर नहीं मौजूद हैं, बावजूद उसके कि तमाम अलग अलग जगहों पर जिस कंडीशन में जो पेशेंट है उसको शिफ्ट किया गया है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। डॉक्टर सुजीत हमारे साथ मौजूद हैं, जिनके अंडरटेकिंग में ये पूरा ट्रीटमेंट चल रहा है। हम उनसे जानकारी लेते हैं। सर, स्वाइन फ्लू का कहर तो काफ़ी तगड़ा बरप रहा है, किस तरीके का ट्रीटमेंट आप लोग दे रहे हैं और किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं केजीएमयू में? देखिए, यहाँ पे व्यवस्थाएं जो भी हैं सरकार की तरफ से सब प्रोवाइड की जा रही हैं। जो भी दवाएं चल रही हैं इनमें वो सब प्रॉपर ढंग से वो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। बाकी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं जितने हो वैसा खड़ा किया जा रहा है। बस टाइम से प्रॉपर ट्रीटमेंट अगर शुरू हो जाए कोई दिक्कत नहीं होती है। बस थोड़ा बहुत कुछ केस में जो लापरवाही हो जाती हैं, लेट हॉस्पिटलाइज करने में दिक्कत होती है, तो उनमें थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। बचाव के तरीका क्या होना चाहिए सर? स्वाइन फ्लू से अगर बचना है तो शुरुआती दौर में हमें किस तरीके की तैयारी कर लेनी चाहिए? देखिए, इसमें साफ़ सफाई की बहुत मोस्टली ध्यान रखना पड़ता है, खासतौर से हैंड वॉश, और जो पेशेंट हैं इसमें उससे खासतौर से 5 से 6 फीट की दूरी बनाकर रखी जाती है और मास्क लगा के रखना पेशेंट को और खुद जो उनके अटेंडेंट हों या वहाँ जो भी विजिटर हों उनके लिए। निश्चित तौर पर जिस तरीके से कहा जा रहा है कि स्वाइन फ्लू को लेकर के अब तक उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो 10 जाने जा चुकी हैं, बावजूद उसके सरकार पूरी मुकम्मल तैयारी कर रही है। लेकिन उसके बावजूद अगर देखा जाए तो मरीजों की संख्या में इजाफा लगातार हो रहा है। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ विक्रम मिश्रा, APN, लखनऊ। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्वाइन फ्लू ने पूरी तरह से अपने पैर पसार लिए हैं। मेरठ में स्वाइन फ्लू से अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। सरधना सीट से बीजेपी विधायक संगीत सोम भी स्वाइन फ्लू की चपेट में आ गए हैं। विधायक संगीत सोम में स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई है और विधायक गाजियाबाद के एक निजी अस्पताल में वो भर्ती हैं और उनकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। संगीत सोम काफी समय से बुखार से पीड़ित चल रहे थे और इसी को देखते हुए उनका ब्लड सैंपल जांच के लिए भेजा गया। रिपोर्ट में स्वाइन फ्लू का टेस्ट पॉजिटिव पाया गया। जारी है। मेरठ में कई मौतें हो चुकी हैं। हमारे साथ CMO हैं, उनसे भी जानते हैं कि कितनी मौत हुई हैं और क्या क्या उनकी तैयारियां हैं। CMO साहब, कि क्या क्या मौतें हो चुकी हैं और क्या आपकी तैयारी है? कितने मरीज अभी तक आपके संज्ञान में? मेरठ में 21 मरीज़ अभी तक इसके मिले हैं स्वाइन फ्लू के, और इसमें 2 मरीजों की मेरठ के मरीजों की डेथ हुई है और एक मरीज़ जो बहराइच में रहता था, जो नेपाल घूम के आया था 10 दिन,
वो यहाँ पे आ गया था, यहीं आके डायग्नोस हुआ था, उसकी डेथ हुई थी। तो इस तरह 2 मेरठ के मरीज और 1 बहराइच में मरीज की मेरठ में रहते हुए मृत्यु हुई है और 21 मरीज अभी तक हमारी डिटेक्ट हुए हैं। बेसिकली आपकी तैयारी क्या होती है कि किस तरह से मरीज को डिफाइन किया जाता है और क्या क्या रहता है उसके? हमारे यहाँ इसकी जांच की जो स्वाइन फ्लू की सुविधा है वो मेडिकल कॉलेज में बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट में है और दोनों जगह हमारे जो है वार्ड आरक्षित कर लिए गए हैं, जिला अस्पताल में भी और मेडिकल कॉलेज में भी। और दवाई हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है। मेडिकल कॉलेज को भी हमने भिजवाई है और हमने अपने लखनऊ से मंगा ली है और नेक्स्ट वीक में फिर हम भेज रहे हैं, वहाँ से मंगाएंगे और वहाँ से नहीं मिली तो बाज़ार से खरीदेंगे। कि लोग सरकारी की तरफ ना जाकर प्राइवेट की तरफ ज़्यादा रुझान कर रहे हैं, कुछ इसकी वजह है ऐसा? वजह तो मरीज ही बता सकता है कि वो प्राइवेट में क्यों जा रहा है, पर ये वैसे बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। हमारे यहाँ भी मरीज देखिए आप, अब ओपीडी में लाइन लगी हुई है और मेडिकल कॉलेज में भी बहुत ज़्यादा लाइन लगी हुई है। ऐसा नहीं है कि, हाँ ये है कि जब आदमी सीरियस होने लगता है तो फिर वो दिल्ली की तरफ ज़्यादा भागता है और ये उसकी मानसिकता अलग अलग होती है हर आदमी की। सीएमओ साहब का ये कहना है कि इनके पास पूरी व्यवस्थाएं हैं और जो होनी चाहिए सरकारी सुविधाओं के हिसाब से, और जितने भी मरीज हैं वो अपनी साफ सफाई का ध्यान रखें और एक दूसरे से हाथ ना मिलाएं। इस वक्त जो मेरठ के हालात हैं वो इनके अनुसार सब सामान्य हैं। तमाम सुविधाएं सरकारी जो होनी चाहिए वो प्यारेलाल हॉस्पिटल के पास भी है। मेरठ से एपीएन के लिए परवीन चौहान। तो मेरठ में स्वाइन फ्लू से अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोग इसकी चपेट में हैं और स्वाइन फ्लू से निपटने के लिए मेरठ के जिला अस्पताल में क्या इंतजामात किए गए हैं, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता प्रवीण ने। मैं इस वक्त प्यारेलाल के स्वाइन फ्लू वार्ड पर खड़ा हुआ हूँ और ये मेरे पीछे स्वाइन फ्लू वार्ड है। यहाँ तमाम सुविधाओं की बात हो रही है। आइए जानते हैं कि कितने मरीज हैं, क्या सुविधाएं हैं। आप यहाँ क्या देखते हैं? क्या नाम है आपका? मेरा कन्हैयालाल पांडे, स्टाफ नर्स के पद पर यहाँ मैं कार्यरत हूँ। यहाँ मरीज नहीं दिख रहे हैं, क्या वजह है? यहाँ एक मरीज कल शाम को आया था, डॉक्टर साहब ने आके चेक किया। डॉक्टर साहब ने उनके लिए रिपोर्ट लिख के दी कि एक बार हम संतुष्टि के लिए पुष्टि कराते हैं कि स्वाइन फ्लू है या खत्म हो चुका है। पेशेंट 1 घंटे रुका, 1 घंटे के बाद में लामा होके अपनी मर्जी से घर चला गया। वैसे क्या क्या सुविधाएं यहाँ पर होती हैं, क्या क्या करते हैं आप लोग स्वाइन फ्लू की? स्वाइन फ्लू के लिए जो ट्रीटमेंट है, स्वाइन फ्लू का डॉक्टर साहब ऑर्डर डालते हैं, वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हमारी स्वाइन फ्लू पेशेंट के आते ही स्टाफ के लिए किट है, जो कि हम अपने किट के आधार से अपना काम रेडी होते हैं। उसके बाद जो भी उनके ट्रीटमेंट डॉक्टर साहब ने ऑर्डर डाले होते हैं वो हम उनको लगा देते हैं। और बेसिकली आप ये बताएं कि किस तरह की सुविधाएं यहाँ हैं स्वाइन फ्लू के मरीज के लिए? सब सुविधाएं हैं यहाँ पर, कोई भी मतलब वो नहीं है, लेकिन यह सारे मरीज अपने आप ही चले जाते हैं अपनी मर्जी के अनुसार। इनका ये कहना है कि यहाँ सुविधाएं पूरी हैं, जो सरकारी सुविधाएं होनी चाहिए, लेकिन मरीज यहाँ नहीं रुकता है, वो अपनी मर्जी से चला जाता है। ये बात सही है कि जितनी सुविधाएं होनी चाहिए सरकार के हिसाब से वो इनके पास है, लेकिन मरीज क्यों नहीं रुकता ये सभी लोग जानते हैं कि प्राइवेट की तरफ क्यों दौड़ता है। यहाँ आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये पूरे बेड लगे हुए हैं, तमाम इनकी तरफ से जो होना चाहिए वो इनके हिसाब से बेड भी तैयार है, सुविधाएं भी हैं और इन्होंने भी खुद भी मास्क पहने हुए हैं, ग्लव्स लगाए हुए हैं। तो इनकी तरफ से तो तैयारी है, लेकिन लगातार इस तरह का जो स्वाइन फ्लू का आंकड़ा बढ़ रहा है और हर साल कहीं ना कहीं ये मरीज देखने को मिलते हैं, तो इस पर सरकार को भी गंभीरता से सोचना चाहिए। बीमारी ऐसी है ताकि इसकी रोकथाम पूरी तरह से हो सके। मेरठ से एपीएन के लिए परवीन चौहान। तो यूपी में स्वाइन फ्लू, डेंगू, चिकनगुनिया समेत गंदगी से होने वाली बीमारियां तांडव मचा रही हैं, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी के स्वच्छता अभियान को मिर्जापुर का मंडलीय चिकित्सालय मुंह चिढ़ा रहा है। ये अस्पताल कूड़े की ढेर पर खड़ा है। अस्पताल में जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हैं और अस्पताल परिसर में इस तरह से जानवरों का बसेरा दिख रहा है। दिन भर इन गंदगियों में जो है ये जानवर लौटते रहते हैं और इनसे उठने वाली दुर्गंध वार्ड तक जा रही है। अस्पताल में भर्ती मरीज इन कूड़ों की गंध से परेशान हैं। परेशान होकर मरीजों को अस्पताल के वार्ड की खिड़कियों को बंद करना पड़ रहा है और अस्पताल के शौचालय में इतनी गंदगी है कि कोई इसका इस्तेमाल करे भी तो कैसे।
अस्पताल में गंदगी का ऐसा नजारा स्वास्थ्य विभाग और सरकार के दावों पर बड़ा सवालिया निशान है, खासकर उन हालात में जब पूरे सूबे में स्वाइन फ्लू और डेंगू फैला हुआ है। शाम को इस बात से मुझे संज्ञानित किया गया था जो है मरीजों के द्वारा, तो कल शाम को मैं उसमें गया था, इमरजेंसी और वार्ड और परिसर का अवलोकन किया था। सचमुच में वहाँ पे व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है। वहाँ के जो प्रमुख अधीक्षक हैं उनके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन उनसे जो है सुधार की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। इसलिए मैं एज ए नोडल मैंने सारे प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए महानिदेशक, प्रमुख सचिव और मिशन निदेशक को अवगत कराने की चेष्टा की है। हम समझते हैं कि शाम तक इसको अवगत करा दें। तो स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतरी के लिए भले ही सरकार लाख दावे करे, लेकिन धरातल पर तस्वीर बिल्कुल जुदा है। सरकार के जो दावे और वादे हैं उनको देखने जब हम खुद सड़कों पर उतरे तो बहुत कुछ जो दिखाई दिया वो हवाई था। हम गांव-गांव तो अस्पतालों के हालात देखकर खुद भी दंग रह गए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ग्रामीणों को बेहतर चिकित्सा सेवा देने के लिए सरकार ने करोड़ों रुपए की लागत से सरकारी स्वास्थ्य केंद्र बनवाए। अस्पतालों में नियमानुसार पदों पर नियुक्तियां भी की गई और दवाई भी आ गई, जब सुविधाएं दी गई, लेकिन ये सब कुछ ज्यादातर दिखा कागजों पर ही। जरा इन डॉक्टर साहब को देखिए, कितनी मुस्तैदी से इस बुजुर्ग महिला का ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हैं। डॉक्टर साहब की इस तस्वीर को देखकर आपको सुकून मिला होगा कि सूबे में अब स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हो रही हैं, लेकिन जरा ठहरिए। आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो वैसी नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। इलाज कर रहा ये शख्स डॉक्टर नहीं बल्कि मेरठ के इस अस्पताल का स्वीपर है, जो डॉक्टर की गैर मौजूदगी में डॉक्टर का काम कर रहा था। मैं स्वीपर कम चौकीदार के पद पे हूँ जी। मरीज देखते हैं, मरीज दवाई देते हैं। आपका क्या काम है? मैं सारे काम करने पड़ते हैं, सफाई भी करता हूँ, चौकीदार भी करता हूँ, दवाई बांटता हूँ, सभी काम करने पड़ते हैं। इंजेक्शन लगा स्टाफ की कमी होने से यहाँ एक आदमी तो पर्ची बनाने के लिए चाहिए, एक दवाई बांटने के लिए चाहिए, पट्टी वगैरह भी करनी पड़ती है, सभी काम करने पड़ते हैं। अस्पताल में मरीजों का इलाज करना, फिर मरीजों की दवा का ख्याल रखना, इलाज के हिसाब से दवा देना, फिर अस्पताल की साफ सफाई करना और फिर रात को अस्पताल की चौकीदारी करना, ये सारे काम करने पड़ते हैं ज्ञानचंद्र को। दरअसल ये तस्वीर है मेरठ के मीवा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की, जहां एक स्वीपर के भरोसे चल रही है अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्था। जरा इस अस्पताल की कुछ और खासियतों पर नजर दौड़ा ले। अस्पताल के बाहर झाड़ियां उगी हुई हैं, इन्हीं झाड़ियों के बीच पड़ी शराब की इन बोतलों को देखिए। शाम होते ही ये अस्पताल मैखाना बन जाता है। नहीं, अब बाहर रात में अब हम लोग यहाँ पे मतलब कोई चीज है, यहाँ पड़ोस में मंदिर भी है, लोग आते हैं, यहाँ क्रिकेट भी बच्चे खेलते हैं, बाहर टहलते हैं। अब कई चीजें हैं, देखो दूर दराज के क्षेत्र में बहुत चीजें ऐसी होती हैं जो हम लोग रहते हैं जब ड्यूटी पे, तो सभी चीजें बहुत अच्छा सुंदर ढंग से करते हैं, बड़े बूढ़े लोग सब लोग आते हैं। अस्पताल के अंदर के हालात भी ठीक नहीं है, जगह जगह से प्लास्टर झड़ रहा है। महज 3 साल पहले बने इस अस्पताल की दीवारों में दरार पड़ गई है, दरवाजा टूटा हुआ है, खिड़कियां भी टूटी हुई हैं और बाहर उगी झाड़ियां ये साफ बयां कर रही हैं कि अस्पताल कितना बीमार है। महिला मरीजों को देखने के लिए कोई भी लेडी डॉक्टर नहीं है। ऐसे में महिला वार्ड में हर वक्त ताला लटका रहता है। चलिए अब आपको मेरठ के एक और अस्पताल ले चलते हैं। देखने में ये अस्पताल भले ही थोड़ा बड़ा है, लेकिन यहाँ की स्वास्थ्य सुविधाएं बेहद नीचे स्तर की हैं। अस्पताल में घुसते ही सामने चारों ओर कूड़ा बिखरा नजर आता है। अस्पताल के जिस कोने भी जाइए आपको गंदगी ही गंदगी नजर आएगी। अस्पताल के अंदर के हालात भी चिंताजनक हैं। लगता है सालों से इस अस्पताल का रंग रोगन नहीं हुआ है। बेड पर भले ही सफेद चादर बिछा है, लेकिन इन सफेद चादरों के पीछे की जो तस्वीर है वो आपको परेशान कर सकती है। बेड पर लगा गद्दा बेहद गंदा और जर्जर हालत में है। शौचालय का हाल तो और भी बुरा है। शौचालय के अंदर पानी भरा हुआ है, कहीं भी साफ सफाई ढूंढने पर भी नजर नहीं आती। इन शौचालयों में जाना किसी टॉर्चर से कम नहीं। अस्पताल की ये गंदगी इलाज के बजाय मरीजों को और भी ज्यादा बीमार कर रही है। इतना ही नहीं, मरीजों के तीमारदारों पर भी बीमार होने का खतरा मंडराता रहता है। मरीज लोग जाते हैं बीमारी का इलाज कराने के लिए और वहाँ और बीमारी और एक एक्स्ट्रा बढ़ जाती है, इतनी गंदगियाँ रहती है वहाँ।
कि जिस वार्ड में चले जाओ, जिधर जाओ उधर ही वहीं बीमारी, गंदगी बढ़ी हुई है और घास घूस सब तरीके की बढ़ी हुई है। गंदगी भयंकर तरीके से बढ़ रही है और किसी को डॉक्टर के इंतजार में पेशेंट बैठता है, सुबह शाम हो जाती है, डॉक्टर शाम तक नहीं बैठता, नंबर नहीं आता, शाम को टाइम आता है, इतना नंबर आता है, इतने डॉक्टर उठ के चला जाता है। सरकारी आदेशों का कोई सब उल्लंघन हो रहा है, किसी का कोई पालन नहीं हो रहा। कुछ नहीं, जितनी सरकारी अस्पताल में जितनी सुविधाएं गवर्नमेंट दे रही है उस हिसाब से सरकारी अस्पताल में कुछ नहीं हो रहा। आदमी वहाँ धक्के खाता है और परेशान होकर के अपने घर आ जाता है और एक बीमारी साथ ले जाता है। इस कदर गंदगी जिसकी कोई तार नहीं है वहाँ की, तो इतनी है वहाँ, तो इतना वातावरण इतना खराब है, जो कहना है जो मरीज जाता है वहाँ वो खुद चले, उतने मरीज खुद खराब हो जाता है। मतलब गंदगी से देख के वो अपनी बीमारी को जाता है, दूसरी बीमारी आप खुद ले जाता है वहाँ से। ना कोई सफाई है, ना कोई वहाँ का कानून है, कुछ नहीं है वहाँ। और वहाँ की घास फूस देख के और इतना गंदगी देख के, और रूम में चले जाओ, रूम में बहुत ज़्यादा गंदगी है। तो गवर्नमेंट इतनी सुविधा दे रही है, उसका भी कोई लाभ नहीं हो रहा है। मेरठ जिला के इन अस्पतालों की स्वास्थ्य सुविधाओं को देखकर सरकार के दावों की कलई खुल गई है। सरकार भले ही सभी के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं के दावे करे, लेकिन हकीकत तो कुछ और ही बयां कर रही है। प्रवीण चौहान, APN, मेरठ। तो सरकार भले ही स्वास्थ्य सुविधाओं के बेहतरी का दावा कर रही हो, लेकिन चाहे अस्पताल में सुविधाओं की बात हो या एम्बुलेंस सेवा की बात हो, हर जगह खामियां ही खामियां हैं। आगरा में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के चलते एक गर्भवती महिला ने सड़क पर ही अपने बच्चे को जन्म दे दिया। महिला को प्रसव पीड़ा होने पर कई बार महिला के परिजनों ने एम्बुलेंस बुलाने के लिए फोन किया, लेकिन हर बार फोन ये कहकर काट दिया गया कि अस्पताल में एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है। गर्भवती महिला के परिजन जब महिला को बाइक पर बिठाकर अस्पताल के लिए रवाना हुए तो अचानक प्रसव पीड़ा तेज हो जाने की वजह से बाइक सड़क किनारे रोका गया और गर्भवती महिला ने सड़क पर ही अपने बच्चे को जन्म दिया। ये पूरा मामला पिनाहट क्षेत्र का है। पिनाहट के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहले भी इस तरह की लापरवाही सामने आई है, लेकिन लापरवाह अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। आपकी पत्नी थी जो डिलीवरी हुई है, कहाँ पर डिलीवरी हुई उनकी? जी वही थी, पनाटा में आती। नहीं, हॉस्पिटल में हुई है या रोड पर हुई है? रोड पर हुई है। अच्छा, उनका क्या नाम है? कौन को? जो डिलीवरी हुई उनका? रामकेसर। रामकेसर, कौन से गांव की है? बीडापुरा। आप लोग किससे आ रहे थे गांव से? गांव से मोटरसाइकिल से आ रहे थे। फिर क्या हुआ अचानक? अचानक चलते हुए और बच्चा हो गया। रोड पर ही हो गया? रोड पर ही। आपने एम्बुलेंस को फोन नहीं लगाया था? लगाया था, वो मैडम से कही थी, वो जो वहाँ आ जा, वो सर के यहाँ है ही नहीं एम्बुलेंस। एम्बुलेंस खड़ी है यहीं हॉस्पिटल में। अच्छा, एम्बुलेंस को फोन लगाया लेकिन एम्बुलेंस मौके पर नहीं आई? नहीं आई, मैंने मना कर दी। फिर भी तुम्हारे बच्चा होने के बाद फोन लगाया था? जी। फिर भी नहीं आई? नहीं कर दिया, है ही नहीं, वो गाड़ी खड़ी है, मिली है यहीं पर। जल्दी फोन करो इन गाड़ी का, ये किसके लिए? एम्बुलेंस का। ये एम्बुलेंस वाले की तरफ से आया कि यहाँ गाड़ी उपलब्ध रहेगी। आपका घटनास्थल पर थे यहाँ पर? हाँ, मौजूद हूँ, मेरा मकान ही है सामने। अच्छा अच्छा, उसके बाद एम्बुलेंस नहीं आई? नहीं आई अभी तक। किस गांव के थे ये लोग? बीडापुरा। तो ये है हकीकत। आखिर एम्बुलेंस है किस लिए जब ज़रूरत पर लोगों तक और बीमारों तक पहुंच ही नहीं पा रही है। यूपी में नई सरकार बनी तो लगा कि सूबे की स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होंगी, गरीबों को मुफ्त चिकित्सा सुविधा मिलेगी, लेकिन स्वास्थ्य महकमा है कि सुधरने का नाम ही नहीं लेता। कहने को सरकार निःशुल्क सुविधाएं दे रही है, लेकिन यहाँ कम के एवज में पैसे की मांग की जाती है। और यूपी के रायबरेली में दिल को दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां डिलीवरी के लिए आई महिला को उप स्वास्थ्य केंद्र से CHC ले जाने के लिए एम्बुलेंस ड्राइवर ने 300 रुपये मांगे और तब तक एम्बुलेंस मुहैया नहीं कराया जब तक कि पैसे नहीं दिए गए। लेकिन इस बीच इतनी देर हो गई कि महिला की मौत हो गई। जरा इस खूबसूरत नवजात बच्चे को देखिए, लेकिन ये क्या, गोद में बच्चा है फिर भी इस घर में मातम है। हर तरफ रोने धोने की आवाज आ रही है। इस घर में मचा है कोहराम। बच्चे के जन्म पर तो खुशी मनाई जाती है, लेकिन इस घर में मातम क्यों मनाया जा रहा है? वजह है यूपी की जानलेवा स्वास्थ्य सुविधाएं। इस नवजात बच्चे की मां की मौत हो चुकी है और वो भी वक्त पर एम्बुलेंस नहीं मिलने की वजह से। दरअसल मृतक के परिजनों ने एम्बुलेंस के ड्राइवर और नर्स की मांग पर पैसे देने में आनाकानी की, जिसके बाद एम्बुलेंस ने आने से इनकार कर दिया था।
बाद में जब महिला की स्थिति बहुत नाजुक हो गई तब लाचार होकर परिजनों ने पैसे के लिए हामी भरी, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। वैसे बता दें कि सरकारी अस्पतालों में एम्बुलेंस सेवा मुफ्त में मुहैया कराई जाती है। बड़ी होनी थी, अस्पताल ले गए, वहाँ बच्चा नॉर्मल में हो गया, ब्लड आ रहा था। डॉक्टर ने, नर्स ने दवा लिखी, 180 रुपए की दवा लाए, इंजेक्शन लगाया, 1 घंटे लगा दिया, फिर भी ब्लड नहीं हुआ। फिर उसके बाद उन्होंने एम्बुलेंस के लिए फोन किया, उन्होंने कहा 300 रुपए दो। किसने कहा 300 रुपए? हाँ, घंटे लग गया, फिर भी एम्बुलेंस। किसने कहा 300 रुपए लेंगे? नर्स ने कहा, एम्बुलेंस वाले बोले उनसे, नर्स से। हाँ, एम्बुलेंस वाले ने नर्स से बोला कि 300 रुपए लेंगे। हाँ, फिर तो हमने कहा देंगे 300 रुपए। वो फिर घंटों लग गया उसको आने में। हाँ। फिर यहाँ से ले गए डलमो के लिए, रेफर किया, वहाँ पहुँचे, बस लगाए ग्लूकोज, एक्सपायर हो गए। दरअसल ये मामला है रायबरेली जिले के गदागंज थाना क्षेत्र के पूर्वा गांव का। इस गांव के रहने वाली कमला को प्रसव के लिए गांव के करीबी जलालपुर धई के उप स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाया गया था, जहां उसकी नॉर्मल डिलीवरी हुई। एक सुंदर बच्चे का जन्म भी हुआ, लेकिन प्रसव के बाद से ही कमला की हालत बिगड़ने लगी। बिगड़ती हालत देखकर अस्पताल में तैनात एएनएम ने उसे स्वास्थ्य उपकेंद्र से सीएचसी डलमऊ रेफर कर दिया और 108 एम्बुलेंस सेवा को फोन कर मरीज को डलमऊ सीएचसी ले जाने की बात कही, लेकिन एम्बुलेंस ड्राइवर ने 300 रुपए की मांग कर दी। मरीज के तीमारदारों ने निशुल्क एम्बुलेंस सेवा के लिए पैसे मांगे जाने का विरोध किया और पैसे देने से इनकार कर दिया। पैसे नहीं देने पर एम्बुलेंस चालक ने एम्बुलेंस ले जाने से मना कर दिया। घंटों महिला तड़पती रही, लेकिन बेरहम स्टाफ, नर्स और एम्बुलेंस ड्राइवर लगातार रुपयों की मांग करते रहे। थक हार कर पीड़ित के परिजनों द्वारा पैसे देने के बाद एम्बुलेंस आई और महिला को डलमऊ सीएचसी ले जाया गया, लेकिन जैसे ही महिला अस्पताल पहुंची तब तक काफी देर हो चुकी थी और प्रसव पीड़ित महिला ने इलाज के अभाव में दम तोड़ दिया। इस लापरवाही के बारे में जब एएनएम से बात की गई तो दबंग एएनएम ने क्या कहा, आप भी सुनिए। अरे तो एम्बुलेंस का तो हम तो फोन करके बात करबे, काहे कैमरा चालू कर, कैमरा से आप कुछ न कर पाई हो, समझे। इस पूरे मामले पर जब एम्बुलेंस के पायलट से बात की गई तो पहले तो उसने कैमरा बंद करने की नसीहत दी और फिर मामले से मुकर गया। सरकार 108 निशुल्क एम्बुलेंस सेवा का खूब ढोल पीटती है, लेकिन अस्पताल कर्मचारियों की लालच और लापरवाही सरकार के मिशन पर दाग लगा रही है। स्वास्थ्य महकमे में भ्रष्टाचार का इस कदर बोलबाला हो गया है कि निशुल्क सेवा के लिए भी पैसे की मांग की जाती है, और अगर आप पैसे देने से इनकार करते हैं तो उन्हें आपकी जान की भी फिक्र नहीं। रोहित, एपीएन, रायबरेली। और आजमगढ़ की बात करें तो आजमगढ़ के सदर अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में एक मरीज का झाड़ फूंक से चले इलाज ने सभी को चौंका दिया। दरअसल एक युवती को घर पर सोते समय सांप ने काट लिया। हालत गंभीर होने पर परिजन उसे सदर अस्पताल ले आए। शायद सरकारी अस्पताल के इलाज पर भरोसा नहीं था, इसीलिए एक ओझा को भी अस्पताल में बुलाया गया। ओझा ने मंत्र पढ़ पढ़कर मरीज पर पानी उड़ेल हो रहा था और बेड के एक तरफ डॉक्टर का इलाज चल रहा था तो दूसरी तरफ ओझा की झाड़ फूंक। ये बच्ची सुबह 5:45 बजे आज सुबह एडमिट हुई है, वो सर काटने के। ये तो यहाँ की आम जो दिमागी ये है या हम लोगों की सोच है या पहले दिमाग में लोगों को रहता है कि नहीं हम झाड़ फूंक ही पहले कराएंगे। ये तो खैर कुछ समझदार लोग हैं कि कम से कम अस्पताल में लाएं, अस्पताल में थोड़ा भरोसा है इनको, नहीं तो तमाम लोग तो सिर्फ झाड़ फूंक करा के उसी में गड़बड़ा जाते हैं। तो ये तो थोड़ा समझदार माने जाएंगे कि भाई उनकी मानसिकता है, उनको हम रोक नहीं सकते झाड़ फूंक मत करिए। नहीं, ऐसा हम इसको लीगलाइज नहीं करते हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि यदि कोई आदमी की आस्था है तो हम उसको मार के भगा तो सकते नहीं हैं। हम उसके लिए अपनी तरफ से यही कहते हैं, भैया कम से कम दवाई करते रहो, दवा में मत छोड़ो। हमारी गुजारिश यही रहती है कि आपको यदि ये लगता है कि भाई आस्था है हमारी, हमको उसी से ठीक होना है, तुम्हारे मन का संतोष भी रहे, लेकिन इलाज बंद मत करो। तो यह है स्थिति और कहां पर क्या है, सारी खबरें हमने समेटकर अपने इस प्रोग्राम में सामने रखा। सोचिए आप, आखिरकार स्थिति एक्चुअल है क्या, ज़मीनी हकीकत है क्या। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।